साउथ अफ्रीका में हुई एक के बाद एक वो हैरतअंगेज चोरी, जिसमें चोर चोरी करने के दौरान किसी को ना बंधक बनाता था और ना ही किसी को जान से मारता था। वो एक बंदूक लेकर उस बैंक में दाखिल होता और बंदूक की नोक पर बैंक से चोरी करके चालाकी से वहां से निकल जाता और किसी को पता भी नहीं चलता। इस स्टोरी में शॉकिंग बात यह है कि वो चोर खुद पहले पुलिस ऑफिसर था और यही वजह है कि चोरी होने के बाद उसे हर बार इन्वेस्टिगेशन की बारीकी का पता होता, जिससे हर बार वो बेवकूफ बनाकर बचता रहा। और पुलिस की टीम भी शॉक थी कि आखिर शहर में एक के बाद एक इतनी जल्दी चोरियां कैसे हो रही हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है साल 1983 से, जब साउथ अफ्रीका के शहर के पॉपुलर बैंक में 3 लोग दाखिल होते हैं जो अपने साथ बैग लेकर गए थे और उनके हाथ में पिस्टल भी थी। अंदर जाने के बाद वो काउंटर पर जाते हैं और वहां बैठे एम्प्लॉय से कहते हैं कि वो बिना चालाकी के बैंक में रखा सारा कैश बैग में रख दे। कुछ ही देर में वो बंदूक की नोक पर बैंक से सारा कैश चोरी करके वहां से निकल गए। उनकी प्लानिंग शुरू से यही रहती थी कि वो कम से कम टाइम में बैंक से पैसे लेकर निकल जाए और इसी दौरान बैंक में उन्होंने किसी को बंधक नहीं बनाया। इस सबसे बड़ी बैंक रॉबरी के बाद उस दिन खत्म होने से पहले भी उन्होंने कई और बैंक में चोरी की। अब एक के बाद एक बैंक में चोरियां हो रही थी। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो गई कि शहर में कौन सा नया गैंग है जो एक ही दिन में एक के बाद एक चोरी कर रहा है। इन सभी बैंक रॉबरी का मास्टरमाइंड था जिसका नाम था एंड्रयू स्टैंडर, जिसका जन्म हुआ था 1946 साउथ अफ्रीका में। अब क्योंकि एंड्रयू के फादर पहले एक पुलिस ऑफिसर थे तो वो भी यही चाहते थे कि एंड्रयू पुलिस डिपार्टमेंट में जाए, इसलिए उसकी ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद एंड्रयू साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में पुलिस ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेता है। ग्रेजुएशन के बाद उसको काफी अच्छे नंबर मिले और जब उसकी एज 26 साल की थी तब पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छी पोजीशन पर वो आ चुका था। उसके बाद उसने एक इन्वेस्टिगेशन टीम को भी ज्वाइन कर लिया जब उसने कई केसेस पर डिटेक्टिव का काम शुरू किया। हालांकि एंड्रयू अपनी लाइफ में सक्सेस था, अच्छी पोजीशन पर था, लेकिन वो हमेशा से यही सोचता था कि शायद लाइफ में जो उसे करना चाहिए था वो नहीं कर पाया। ये वो टाइम था जब साउथ अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था और बाद में ये प्रोटेस्ट पूरे साउथ अफ्रीका में चल रहा था और वहाँ की गवर्नमेंट भी वर्क सही से नहीं कर पा रही थी। अभी तक एंड्रयू की लाइफ में सही चल रहा था, उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था नहीं, लेकिन बदलते हुए पॉलिटिकल माहौल और उसकी लाइफ में जो एक घटना हुई जिस वजह से वो काफी शॉक हो गया। उसके डिपार्टमेंट का एक पुलिस ऑफिसर उन बच्चों पर गोली चला देता है जो उस टाइम प्रोटेस्ट में हिस्सा थे, जो प्रोटेस्ट चल रहा था। इस इंसिडेंट को जानने के बाद एंड्रयू को बहुत दुख होता है और इसी दौरान उसकी वाइफ से भी उसको झगड़े होते थे और 1980 में वो अपनी वाइफ से डाइवोर्स भी ले लेता है। अब बदलते पॉलिटिकल माहौल की वजह से और उस वक्त साउथ अफ्रीका में जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो पुलिस डिपार्टमेंट में उसकी पोजीशन को घटा दिया गया था और उसे लगने लगा कि अब उसकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा। इसलिए बाद में डिसाइड किया उसने कि वो अपनी लाइफ में वो करेगा जो शायद पहले किसी क्रिमिनल ने ना किया हो। जब साउथ अफ्रीका में पहली बार एक के बाद एक बैंक में चोरी की घटना होने वाली थी। अब क्योंकि एंड्रयू पहले पुलिस ऑफिसर और डिटेक्टिव रह चुका था, उसको पता था कि बैंक में कैसे काम होता है, शहर में सभी बैंक का रूट क्या है। इसी वजह से उसको बैंक में चोरी की प्लानिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता था और वो प्लानिंग फाइनल कर देता। साल 1981 में जब वो ऑफिस में काम कर रहा था तो वहीं रहकर उसने डिसाइड कर लिया कि वो उसी दिन बैंक में चोरी करेगा, जिसकी प्लानिंग उसने पहले से ही कर रखी थी। लंच ब्रेक के दौरान वो ऑफिस से बाहर निकलता है और कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुंच जाता है और वहां डरबन के लिए टिकट खरीदता है। उस टाइम 1981 में वो दौर था जब एयरपोर्ट पर इतनी सिक्योरिटी चेकिंग नहीं होती थी। इसी का फायदा उठाकर वो अपने साथ एक रिवॉल्वर लेकर वहां जाने में कामयाब हो गया। डरबन में फ्लाइट लैंड होने के बाद वो फ्लाइट से निकलकर एक टैक्सी में बैठता है और डरबन शहर में एक बैंक के लिए निकल पड़ता है। बैंक में दाखिल होने से पहले वो कैप और चश्मा लगाकर अपना हुलिया बदल लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। अब बैंक में दाखिल होने के बाद वो बिना टाइम वेस्ट किए काउंटर के पास जाता है जहां पर एक लेडी बैठी हुई थी। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वहां जाकर एंड्रयू ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और गन पॉइंट पर उसको डरा धमका कर कहा कि अपने साथ जो वो बैग लाए उसमें सारा पैसा निकाल कर इस बैग में रख दे। जब वो सारा पैसा उस बैग में रख देती है उसके बाद एंड्रयू बैंक से बाहर निकलता है और इन बैग को कार की डिक्की में रखकर वो दोबारा एयरपोर्ट पहुंच जाता है वापस जोहान्सबर्ग जाने के लिए। ये रॉबरी इंसिडेंट इतना जल्दी हुआ कि बैंक एम्प्लॉय को काफी देर तक कुछ समझ नहीं आया। जब तक उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया तब तक काफी देर हो चुकी थी। एंड्रयू एयरपोर्ट पहुंचकर निकल चुका था। उस बार जो उसने चोरी की थी वो उसके लिए सबसे बड़ी चोरी थी जिसमें उसने सबसे ज्यादा पैसे चुराए। ऑफिस में ही ब्रेक के दौरान ऑफिस से बाहर निकलकर दूसरे शहर जाकर एक बैंक में चोरी की और बाद में उसने ऑफिस को इन्फॉर्म भी कर दिया कि ब्रेक के बाद वो वापस नहीं आएगा। और ऑफिस एम्प्लॉय को भी शक नहीं होता क्योंकि वो पहले भी अचानक छुट्टी ले चुका था और वो अगले दिन बचा हुआ सारा काम कर लेता था। साल 1981 से साल 1984 तक उसने शहर में लगभग 30 बैंक डकैती की और हर एक बैंक चोरी से उसने खूब पैसे चुराए और अब तक पुलिस को उसके ठिकाने का पता भी नहीं चला और वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका था साउथ अफ्रीका का।
तो साल 1985 तक वो इतने सारे बैंक में चोरी कर चुका था, कई सारे पैसे उसके पास हो चुके थे, लेकिन बावजूद इसके उसने क्राइम करना बंद नहीं किया और उसने डिसाइड किया कि वो जॉब के साथ साथ बैंक में चोरी भी करेगा। एंड्रयू पर ज़्यादा शक पुलिस को इसलिए भी नहीं होता था क्योंकि उसके फादर पुलिस डिपार्टमेंट में एक अच्छी रैंक पर थे और बैंक रॉबरी के केस में उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था पुलिस के पास जिससे वो उसको अरेस्ट करके उससे पूछताछ कर सके। उसने चोरी से जितने भी पैसे चुराए थे उसने उन पैसों से एक घर और एक महंगी गाड़ी भी खरीद ली, लेकिन फिर भी उसने क्राइम करना बंद नहीं किया। कुछ टाइम के बाद उसने अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप करके एक एंटी शॉप खोली, लेकिन उसके दोस्त को भी नहीं पता था कि जिस शख्स के साथ पार्टनरशिप करके उसने दुकान ओपन की है वो खुद एक शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल है और ये दुकान उसने इसलिए ओपन की है ताकि वो अपनी चोरी के ब्लैक मनी को वाइट कर सके। एक बार शाम के वक्त जब वो दोनों एक जगह पर शराब पी रहे थे तब एंड्रयू अपने दोस्त से कहता है कि क्यों ना वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करे, लेकिन उसके बाद वो दोबारा एक बात कहता है जिसे सुनकर उसका दोस्त हक्का बक्का रह जाता है। एंड्रयू कहता है कि क्यों ना वो साथ मिलकर शहर के बैंक में रॉबरी करना स्टार्ट करे। एंड्रयू उससे कहता है कि अगले दिन एयरपोर्ट के बाहर एक गाड़ी पार्क होगी, उस गाड़ी से वो बैंक में पहुंचेंगे और बहुत ही कम टाइम में बैंक से चोरी करके वो बाहर निकल जाएंगे। वो काफी अच्छा पैसा कमा सकेंगे। एंड्रयू को लग रहा था कि शायद ये आइडिया सुनकर उसका दोस्त मान जाएगा, लेकिन बाद में वो मना कर देता है। उसके बाद एंड्रयू हंसकर बोलता है कि वो तो मजाक कर रहा था, लेकिन अब तक उसके दोस्त को भी शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड्रयू को ये पता नहीं था कि जिस दोस्त को वो बैंक रॉबरी का आइडिया बता रहा था वो खुद एक अंडरकवर एजेंट है जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के लिए काम करता था। उसके बाद उसका दोस्त डिपार्टमेंट में जाकर बाकी ऑफिसर को ये बताता है कि जिस शख्स के साथ उसने पार्टनरशिप करके एंटिक शॉप खोली है शायद ये वही शख्स है जिसने पिछले 4 सालों से शहर में एक के बाद एक बैंक रॉबरी की है और पुलिस की टीम ने उस चोर को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। अब बाद में ये खबर पुलिस डिपार्टमेंट को भेजी जाती है और अब एंड्रयू पर नजर रखी जाती है। उनकी यही कोशिश थी कि उसके खिलाफ वो सबूत जुटा पाए। कुछ टाइम के बाद साउथ अफ्रीका के एयरपोर्ट के बाहर पुलिस को एक अनजान गाड़ी पार्क एरिया में मिलती है। जब पुलिस की टीम ने उस गाड़ी को चेक किया तो उसके अंदर पुलिस को एक मास्क, एक रिवॉल्वर, एक नकली नंबर प्लेट और साथ ही एंड्रयू की एक फोटो मिलती है। अब एंड्रयू के खिलाफ पुलिस के पास सबूत है जिससे पुलिस की टीम उससे अरेस्ट करके उससे पूछताछ कर सकती थी, लेकिन पुलिस उसको रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी, इसलिए वो खुद वेट कर रहे थे कि कब वो नेक्स्ट रॉबरी की प्लानिंग बनाए और खुद उस अनजान गाड़ी में बैठे और बैंक पहुंचे। अब काफी दिन तक एंड्रयू पर नजर रखी जाती है और एक दिन पुलिस को पता चलता है कि वो चोरी करने के लिए निकल पड़ा है। रात के गहरे अंधेरे में एंड्रयू अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है और उसमें से रिवॉल्वर, एक मास्क और एक कैप लेकर एयरपोर्ट चला जाता है, जहां से वो डरबन के लिए फ्लाइट की टिकट खरीदता है, लेकिन ये जानते हुए भी कि अभी भी पुलिस की टीम ने उसे अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि उनकी भी पहले से प्लानिंग यही थी कि एंड्रयू जब अपने नेक्स्ट बैंक रॉबरी को अंजाम देकर बाद में कैश लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकलेगा तो पहले से ही वहीं पर पुलिस की टीम मौजूद रहेगी और वो उसको रंगे हाथ पकड़ लेंगे। बैंक रॉबरी करने के बाद एक बैग लेकर जिसमें कई सारा कैश रखा हुआ था, एंड्रयू एयरपोर्ट से बाहर निकलता है और एक गाड़ी में बैठ जाता है। उसके बाद वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं। उसकी गाड़ी की तरफ बढ़कर वहां जाकर वो पूछते हैं कि ये सारे पैसे उसके पास कैसे आए। अब एंड्रयू डर जाता है और इस बात का जवाब उसके पास नहीं था। अब उसको उसी एयरपोर्ट के बाहर से अरेस्ट कर लिया जाता है। अब पुलिस की टीम उससे पूछताछ करती है तो उसने बताया कि उसने पिछले 4 सालों में साउथ अफ्रीका के अलग अलग शहर में बैंक चोरी की है, जिन चोरी से उसने लगभग $5 लाख कमाए हैं। एंड्रयू ने यह भी बताया कि कभी भी वो बैंक में चोरी करने के दौरान बैंक में मौजूद किसी भी कस्टमर को बंधक नहीं बनाता था और कभी भी उसने किसी पर गोली नहीं चलाई जिससे किसी की जान गई हो, और उनमें से ज्यादातर चोरी उसने तब की थी जब वो ऑफिस में मौजूद था और उसका लंच ब्रेक हो गया था। तब ऑफिस से वो बाहर निकलता था और बैंक के बाहर पहुंचकर अपना हुलिया बदलकर वो बैंक के अंदर दाखिल होता और पैसे लूटकर वहां से कुछ मिनट में निकल जाता। अब क्योंकि एंड्रयू पिछले इतने साल से पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर चुका था, इसलिए उसे अच्छी तरह ये पता था कि बैंक में चोरी होने के बाद पुलिस को बैंक में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और कैसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। हालांकि 80 के दशक में एंड्रयू को जॉब करने के दौरान ज्यादा पैसे नहीं दिए जाते थे, लेकिन क्योंकि उसने एक के बाद एक शहर में बैंक रॉबरी की थी जिससे उसने खूब पैसे कमाए थे और साथ ही 3 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन फाइनली एक दिन उसके बैंक में चोरी करने का सफर खत्म हुआ और उसको अरेस्ट करके उसको ट्रायल के लिए भेज दिया गया। कोर्ट में अपने बयान के दौरान एंड्रयू ने यह बताया कि उसने कुछ टाइम तक पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब की थी और बाद में कैसे वो एक चोर बन गया और चोरी से उसने खूब पैसे कमाए। उसने कोर्ट को यह बताया कि वो चोर इसलिए बना क्योंकि पहले जब लोगों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, ब्लैक लोगों से भेदभाव किया जाता था और उन पर जुल्म किया जा रहा था, तो वो उससे परेशान और दुखी था।
एक बार उसका दोस्त जो एक पुलिस ऑफिसर था उसने कई बच्चों पर गोली चला दी थी और उनकी गलती इतनी थी कि वो उस टाइम प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे, जिससे उसे बाद में काफी गुस्सा आया और उसको इस पुलिस की नौकरी से नफरत होने लगी। लेकिन बाद में कोर्ट ने जब उसके रिकॉर्ड को चेक किया, कोर्ट का यही मानना था कि वो ये सभी दावे कर रहा है वो सच नहीं है। तो लगभग 1 महीने तक कोर्ट में ट्रायल चलने के बाद एंड्रयू को अलग अलग शहर में बैंक रॉबरी करने के क्राइम में 17 साल की सजा होती है और अब उसे लगातार 17 साल जेल में ही रहना था। उसके बाद एंड्रयू को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन अथॉरिटी को पता नहीं था कि शहर में रॉबरी की एक नई शुरुआत होने वाली है, जहां ज्यादातर क्रिमिनल का जेल जाने के बाद क्राइम बंद हो जाता है। वहीं एंड्रयू के केस में ऐसा नहीं था। जेल जाने के बाद उसके कुछ कैदी से दोस्ती होती है और क्योंकि जेल जाने से पहले वो शहर के कई मशहूर बैंक में चोरी कर चुका था, इसलिए बाकी कैदी भी उसकी रिस्पेक्ट करते थे। उस जेल में जो उसकी एक कैदी से दोस्ती हुई जो पहले खुद चोर था, जिसका नाम था एलन। हालांकि उसने अपनी लाइफ में इतनी बैंक चोरी नहीं की थी जितनी एंड्रयू ने की थी, लेकिन जितनी बार भी उसने बैंक में चोरी की सब कामयाब थी, खूब पैसे कमाए उसने। अब उनकी दोस्ती के बाद वो दोनों एक दूसरे को बैंक में चोरी करने के तरीके के बारे में बताते हैं कि कैसे वो प्लानिंग बनाते थे और उनको कितना टाइम लगता था। एलन को पता चलता है कि एंड्रयू साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट से इतनी नफरत करता है कि वो वहाँ की मदर लैंग्वेज अफ्रीकन बोलना भी पसंद नहीं करता। एंड्रयू को शुरू से ही मानना था कि बैंक कभी कभी कस्टमर को बहुत परेशान करते हैं। किसी भी कस्टमर को लोन की जरूरत होती है तो उसको लोन नहीं दिया जाता, इसलिए बैंक में चोरी करना उसके लिए गलत नहीं है। कुछ दिनों के बाद जेल से भागने की वो प्लानिंग बनाते हैं और उन दोनों में डिसाइड होता है कि पहले एक कैदी जेल से बाहर भागेगा और उसके बाद जेल से बाहर निकलकर वो प्लानिंग बनाकर दूसरे कैदी को जेल से बाहर निकलवाएगा। अब एंड्रयू को जेल में रहते हुए लगभग 3 साल बीत चुके थे। एक दिन आखिरकार उसके भागने की प्लानिंग फाइनल हो जाती है और वो जेल से भागने का एक तरीका जान लेता है। एंड्रयू ने गार्ड को कई बार कहा कि उसकी कमर में दर्द है, जिस वजह से उसे फिजियोथेरेपी जाना पड़ेगा और कई बार वो फिजियोथेरेपी रूम जाता था। एक बार एंड्रयू और दूसरा कैदी पैट्रिक एक गार्ड के साथ फिजियोथेरेपी सेशन के लिए जा रहे थे। तभी जाते टाइम अचानक एंड्रयू पैट्रिक को इशारा करता है और फिर वो दोनों गार्ड को जमीन पर धकेल देते हैं और वो उससे बंदूक छीनकर उसको डरा धमकाकर वो उससे गाड़ी की चाबी ले लेते हैं और जेल से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। गाड़ी लेकर वो शहर में बने एक सुनसान इलाके के फार्म हाउस में जाते हैं और वहां गाड़ी पार्क करके उस फार्म हाउस के ओनर से कहते हैं कि वो पुलिस को कॉल करे और पुलिस को वहां बुला ले। अब ये बहुत ही हैरानी वाला डिसीजन था क्योंकि कुछ ही वक्त पहले वो जेल से भागे थे और एंड्रयू पुलिस की टीम को वहां बुला रहा था, लेकिन ये उसकी प्लानिंग थी जो उसने पहले से ही तैयार कर रखी थी। एंड्रयू जानता था कि शहर में जगह जगह पर नाकाबंदी रहती है और अगर उस शहर से बाहर निकलना है तो उनको एक पुलिस की गाड़ी चाहिए जिस पर सायरन लगा हो। अब उस फार्म हाउस के इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस की गाड़ी वहां पहुंचती है और 2 पुलिस ऑफिसर बाहर निकलते हैं। अब वो दोनों पुलिस ऑफिसर और उस फार्म हाउस के ओनर के हाथ पैर बांधकर उस पहली कार की डिग्गी में बंद कर देते हैं जिस गाड़ी से वो जेल से पहले भाग कर गए थे और बाद में वो पुलिस की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद उनको पता था कि पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो स्टोर से कुछ कैश चुराते हैं और अब वो प्लानिंग बनाते हैं कि अब जेल में बंद एलन को बाहर कैसे निकलवाया जाए। अब दोनों को जेल से भागे हुए लगभग 2 महीने बीत चुके थे। तारीख थी 31 अक्टूबर साल था 1988, जिस दिन 2 गार्ड एलन को ट्रेड सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए एक वैन में बैठा कर ले जा रहे थे। अब उसके बाद प्लान के अकॉर्डिंग वो दोनों रास्ते में ही गार्ड की वैन को रोक लेते हैं और गन पॉइंट पर गार्ड्स को वैन से बाहर निकालते हैं और उनके हाथ पैर बांधकर एलन को वैन से निकालकर वहां से फरार हो जाते हैं। अब तीनों कैदी वैन में बैठकर ट्रैवल करते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उन्होंने पहले एक अड्डा बना रखा था, जहां पर वो अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी की प्लानिंग बना सकते थे। अब एलन के भागने की खबर जैसे अथॉरिटी को पता चली तब उसको ढूंढने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाया गया और उनको ऑर्डर दिया गया कि वो जल्द से जल्द उन तीनों कैदी के ठिकाने का पता लगाए। अब एंड्रयू शहर में दोबारा बैंक चोरी करने की प्लानिंग की शुरुआत करने वाला था। इस बार वो अकेला नहीं था बल्कि उसके 2 क्रिमिनल साथी थे। अब वो तीनों शहर के बैंक में उसी तरीके से रॉबरी करना स्टार्ट करते हैं। रॉबरी करने के दौरान वो किसी कस्टमर को बंदी नहीं बनाते थे और ना ही किसी पर गोली चलाते थे। वे गन पॉइंट पर लोगों को डराकर कुछ ही देर में बैंक से पैसे लेकर वो निकल जाते हैं। अब एंड्रयू जो पहले भी कई बैंक में चोरी कर चुका था तो उस बैंक के सभी रूट्स का उसे पहले से ही पता था कि कैसे वो बैंक में दाखिल होंगे और वहां से निकलेंगे कैसे। अब शहर में एक के बाद एक चोरी की खबर ने पुलिस की टीम को हैरान कर दिया। कुछ टाइम की इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें पता चला कि चोरी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि एंड्रयू है, जो कुछ वक्त पहले जेल से फरार हो गया था। एक बार एक रिपोर्टर के पास एक पार्सल भेजा जाता है जिसमें एक ऑडियो कैसेट होता है जिसमें एलन की आवाज थी। उसने मैसेज दिया था कि उनकी गैंग का एक रूल है, बैंक में चोरी करने के दौरान वो किसी को बंदी नहीं बनाते और किसी पर गोली नहीं चलाते। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो बिना किसी को डराए जल्द से जल्द बैंक से पैसे लेकर निकल जाए। और क्योंकि वो एक दिन में 2 से 3 बैंक में चोरी करते थे तो अगर वो बैंक में लोगों को डराते धमकाते तो जल्द से जल्द उस बैंक से निकलकर दूसरे बैंक में चोरी करना उनके लिए मुश्किल हो जाता।
अब तीनों क्रिमिनल बड़े कॉन्फिडेंस से बैंक के अंदर जाते और कुछ ही देर में बैंक में कैश चोरी करके वहां से निकल जाते। लेकिन कभी उनका ये कॉन्फिडेंस उनके लिए सही नहीं होता और एक बार उन्होंने वो गलती कर दी। एक बार वो जिस जगह चोरी कर रहे थे वहां पर पुलिस की टीम भी मौजूद थी और जैसे ही इनको पता चला वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। भागते भागते एंड्रू एक रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उस रेस्टोरेंट से भी उसे भागना पड़ा क्योंकि रेस्टोरेंट के ओनर ने उसको पहचान लिया था कि वो जेल से भागा हुआ कैदी है। लेकिन किसी तरीके से एंड्रू भाग निकला। अब उन तीनों ने चुराए पैसों से महंगी चीजों को खरीदना स्टार्ट किया क्योंकि उन्होंने अब तक उनके पास बहुत पैसे आ चुके थे। तारीख थी 25 जनवरी साल था 1990। उस दिन सुबह तीनों एक बैंक के अंदर घुसते हैं, लेकिन वो तीनों क्रिमिनल इस बात से बेखबर थे कि बैंक में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और जैसे ही वो उस दिन बैंक के अंदर दाखिल हुए तो वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। बहुत टाइम के बाद रॉबरी की न्यूज़ अखबार में छापी जा रही थी और अब इन तीनों की फोटो भी न्यूज़पेपर में छाप दी जाती है और लोगों से रिक्वेस्ट किया जाता है कि अगर कोई भी इनकी खबर पुलिस डिपार्टमेंट को देगा और वो खबर सही होती है तो इस केस में जो इनाम रखा गया है उतने पैसे उनको दिए जाएंगे। उसके बाद कुछ लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं और बताते हैं कि वो एंड्रयू और उसके बाकी साथी क्रिमिनल के अड्डे के बारे में उनको पता है। लेकिन जिस वक्त उनकी फोटो न्यूज़पेपर में छापी गई थी उस वक्त एंड्रयू फ्लोरिडा में था। वहां पर एंड्रयू ने दोनों को बताया कि अब उन्हें अलग अलग जगह चले जाना चाहिए क्योंकि अगर वो साथ में रहेंगे तो उनके पकड़े जाने के चांस ज्यादा होंगे। उसके बाद पैट्रिक सोचता है कि उसको साउथ अफ्रीका के एक सेफ हाउस में छुप जाना चाहिए क्योंकि वो पहले भी वहां कई बार जा चुका था और उसको लगता है कि वो वहां सेफ रहेगा और पुलिस को उसकी लोकेशन का कभी पता नहीं चलने वाला। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि वो सेफ हाउस की लोकेशन का पुलिस को पहले से ही पता है। जब पैट्रिक वहां रहने के लिए जाता है और वहां रहे उसे 3 दिन हुए थे तो पुलिस की टीम वहां पहुंचकर सेफ हाउस को चारों तरफ से घेर लेती है। उसको वार्निंग देकर कहा जाता है कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन वो सरेंडर नहीं करता और वहां से भागने की कोशिश करता है। पुलिस की टीम उसको दोबारा वार्निंग देती है लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता और वो पुलिस पर गोली चलाने लगता है, जिसके जवाब में पुलिस की टीम भी उस पर गोली चलाना शुरू करती है। काफी देर फायरिंग होने के बाद जब पैट्रिक गोली चलाना बंद कर देता है तो जब पुलिस ने उस हाउस के अंदर जाके चेक किया तो देखा कि पैट्रिक जमीन पर मर चुका था। कुछ दिन के बाद एलन को भी पैट्रिक की मौत की खबर का पता चलता है और अब यूरोप की वो अलग अलग शहर में छुपकर रहने लगा और वो कभी भी एक जगह ज्यादा दिनों तक नहीं रहता क्योंकि उसे डर था कि पुलिस को कभी भी उसके ठिकाने का पता चल सकता है और इससे पहले कि पुलिस वहां पर पहुंचे वो अपनी लोकेशन को चेंज कर देता। इस तरह वो कई वक्त तक भागने में कामयाब होता रहा, लेकिन 1991 में जब यूके के वो एक बैंक में रॉबरी कर रहा था तब उस बैंक के मैनेजर ने सही टाइम पर पुलिस को कॉल कर दिया और एलन को पता नहीं चला और पुलिस की टीम ने उसे वहां पहुंचकर अरेस्ट कर लिया। उसके बाद उसका केस कोर्ट में चलता है और उसे 9 साल की सजा होती है। सजा पूरी होने के बाद उसे साउथ अफ्रीका डिपोर्ट कर दिया जाता है और वहां भी उसने जो क्राइम किया था उसके लिए उसको सजा दी जाती है, जेल भेज दिया जाता है। साउथ अफ्रीका में जाने के बाद उसने 10 साल और जेल में बिताए और आखिरकार साल 2015 में पैरोल पर उसे जेल से बाहर आने की परमिशन दी गई। जिस वक्त पुलिस ने पैट्रिक पर गोली चलाई थी और बाद में पैट्रिक मारा गया था उस वक्त एंड्रयू फ्लोरिडा में था और किसी दूसरे देश भागने की प्लानिंग कर रहा था। उन तीनों ने पहले डिसाइड किया था कि अब उन्होंने शहर में इतने बैंक में चोरी कर ली है और उनके पास इतना पैसा आ चुका है कि वो आराम की जिंदगी गुजार सकते हैं, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर साउथ अफ्रीका से निकलकर किसी और देश चले जाएंगे। अब पुलिस की टीम एंड्रयू तक नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए उन्होंने एंड्रयू के लिए इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। एंड्रयू जब अमेरिका चला गया वहां पर उसने एक के बाद एक चोरियां की, लेकिन इस बार वो बैंक में चोरी नहीं कर रहा था बल्कि महंगी गाड़ियां चुराने की कोशिश करता और कामयाब भी होता। और उस टाइम भी न्यूज़पेपर में उसके जेल से भागने की खबर छापी जा रही थी, जिस न्यूज़पेपर को एक शख्स पढ़ लेता है जो उस क्रिमिनल गैंग का पहले मेंबर था जिसको एंड्रयू गाड़ी चुराकर बेचा करता था। अब पुलिस को वो खबर करता है और उसके बाद पुलिस की टीम उसके घर पर पहुंच जाती है, लेकिन उस वक्त वो घर पर नहीं था बल्कि कुछ ही देर पहले वो बैंक से बाहर निकला था। लेकिन फिर भी पुलिस वहीं छुपकर उसके वापस आने का वेट करती है और जैसे ही वो वापस घर लौटता है एक पुलिस ऑफिसर माइकल उसके सामने बंदूक करके उसको वहीं रुकने के लिए बोलता है। अब एंड्रयू समझ चुका था कि अब जेल से भागने के बाद उसकी आज़ादी का सफ़र अब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो आखिरी बार भागने की कोशिश करता है और उस ऑफिसर से पिस्टल छीनकर भागने लगता है। जब वार्निंग देने के बाद भी वो नहीं रुकता तो उस पर गोली चला दी जाती है, जो गोली उसके पेट पर लगती है और वो वहीं घायलों के नीचे गिर जाता है। लेकिन इससे पहले कि उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज किया जाता वो पहले ही मर चुका था और इस तरीके से साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा बैंक रॉबर मारा जा चुका था, जिसने पहले खुद पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल किया था। तो इस स्टोरी में इतना ही। आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट में बताना और इस वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।